Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back on my channel and I hope you guys are doing awesome. आई होप आप सभी लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा एंड विद दिस हैप्पी नोट लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेज वीडियो। तो आज का टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा है डियर दिव्यांशी ने। सो एज पर नेवल गोडार्ड, इफ़ वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर रियलिटी एंड इफ इमेजिनेशन इज द सोर्स ऑफ क्रिएटिंग 3D, देन कैन यू एक्सप्लेन इन डीप कॉन्टेक्स्ट हाउ कैन अ चाइल्ड अट्रैक्ट ड्रग एडिक्ट पेरेंट्स व्हेन ही डजंट नो अबाउट मैनिफेस्टिंग। तो यहाँ पर ये जो दिव्यांशी जी हैं, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। इन्होंने पूछा है कि जब इमेजिनेशन ही सोर्स ऑफ क्रिएटिंग रियलिटी है, तो क्या आप इस बारे में बता सकते हैं कि एक जो चाइल्ड है, एक जो बच्चा होता है, वो ड्रग एडिक्ट पेरेंट्स को कैसे अपनी रियलिटी में अट्रैक्ट कर लेता है, जबकि उसको मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। दिव्यांशी, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कॉन्टेक्स्ट इन द बेस्ट ऑफ माई लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आपके इस क्वेश्चन को जस्टिफाइड आंसर दे सकूं, बट प्लीज़ टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ कमिंग फ्रॉम मी ओनली एंड दिस इज़ फ्रॉम माई पर्सनल नॉलेज। तो नेवल गोडार्ड की जो टीचिंग है वो इस आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करती है कि इमेजिनेशन और बिलीव जो है हमारे, वही हमारी 3D रियलिटी को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि इमेजिनेशन एज अ क्रिएटर ऑफ रियलिटी का मीनिंग क्या है। अब यहाँ पर जो नेवल गोडार्ड साहब ने जितनी सारी बुक्स लिखी हैं, वहाँ पर ये बात उन्होंने हाईलाइट की है कि इमेजिनेशन ही आपका फंडामेंटल सोर्स है, फंडामेंटल एक फोर्स है आपकी 3D रियलिटी को शेप करने का। जितने भी आपके एक्सपीरियंस आप 3D रियलिटी में देखते हैं, वो सब के सब आपकी इमेजिनेशन के थ्रू आता है। उन्होंने ये बात हम लोग को समझाई है कि जब भी हम इमेजिन करते हैं किसी भी इमेजिनल सीन को अपनी फीलिंग्स के साथ, उसी से आपकी रियलिटी का क्रिएशन होता है। एंड दिस इम्प्लाइज कि हमारे जो थॉट्स हैं और जो हमारे बिलीव्स हैं, वो चाहे कॉन्शियसली हम सोचते हैं या अनकॉन्शियसली सोचते हैं, वही चीज़ें हमारी 3D रियलिटी में अट्रैक्ट करती हैं। उसी तरह के एक्सपीरियंस को हम अपनी 3D रियलिटी में अट्रैक्ट करते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे थोड़ा सा डीप में जाके इस बारे में समझते हैं कि देखिए, जब एक चाइल्ड का बर्थ होता है, ये बर्थ होता है दो पेरेंट्स की वजह से। नाउ ये दो पेरेंट्स जिस तरह से बिलीव सिस्टम में जीते हैं, जो भी उनका सिस्टमैटिक थॉट प्रोसेस होता है, स्पेशली व्हेन अ मदर कंसीव्स अ चाइल्ड, उस दौरान उनके मन में, उनके उनके एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, अगर वो उससे इम्पैक्टेड होती हैं, तो इट अफेक्ट्स चाइल्ड्स कॉन्शियसनेस एज वेल। तो जबकि हमें ये बात पता है कि हर एक इंडिविजुअल एक पावरफुल क्रिएटर है, वो स्टिल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है। तो अगर एक बच्चा, अगर आप उसको ओवरऑल देखें, तो वो सिर्फ अपने जेनेटिक ट्रेट्स ही अपने पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं करता है, जबकि उनसे उस बच्चे को बिलीव्स भी मिलते हैं, प्लस उसके साथ साथ जो उसके पेरेंट्स का जो एनवायरनमेंट है, उससे जो इमोशनल एटमॉस्फेयर उस बच्चे को मिलता है, वो चीज़ भी उसके अंदर आता है, और इसी को हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। तो अगर आपने कार्ल जंग की कोई भी बुक्स पढ़ी है, उसमें बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। बट दैट बीइंग सेड, मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ कि अनकॉन्शियसली आप मैनिफेस्ट कैसे करते हो अगर आप एज अ चाइल्ड इस सिचुएशन में हो। तो नेवल गोडार्ड सर ने अपने सभी बुक्स में ये बात को बार बार दोहराया है कि जो भी आपके बिलीव्स और अजम्पशंस होते हैं, जो भी आप अनकॉन्शियसली फॉर्म कर लेते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, उससे ही आपकी 3D रियलिटी या लाइफ का शेप होता है। तो अगर बच्चे का एनवायरनमेंट जो अगर आप देखें, तो वो किसके द्वारा से शेप किया जाता है, उसके जो बिलीव्स बनते हैं या जो उसके अंदर बिहेवियरल पैटर्न आता है, वो किसके द्वारा आता है? वो आता है उसके पेरेंट्स ने जो उसको एटमॉस्फेयर दिया है, उसके पेरेंट्स ने जो उसके अंदर बिलीव्स डाले हैं, उसके थ्रू उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, और वो बहुत डीपली इन्फ्लुएंस होता है। तो इवन विदाउट कॉन्शियसली नोइंग, उसको नहीं पता है कि चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट करनी है, अ चाइल्ड इज स्टिल सब्जेक्ट टू दीज इन्फ्लुएंसेस। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, क्योंकि जब जब आप इस सिचुएशन में अपने आप को रखेंगे, आप पाएंगे कि एक छोटे बच्चे का एटमॉस्फेयर उसकी परवरिश में आने वाले दिनों में उसकी लाइफ को चेंज करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, अब अगर मैं ओवरऑल मेटाफिजिक्स टीचिंग्स की बात करूं, जो कि काफ़ी सारे आइडियाज़ जो है ना, वो नेवल गोडार्ड सर की जो टीचिंग्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा अलाइन करते हैं। उसमें ये सजेस्ट किया जाता है कि एज अ सोल हम अपने सर्कमस्टेंस बिफोर बर्थ चूज़ करते हैं। क्यों?
ताकि आप एक स्पेसिफिक लेसन लर्न कर सकें, ताकि आप एक सर्टेन रोल को फुलफिल कर सकें इस नई लाइफ में। अब अगर मैं इसको डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करूँ तो जब जब आप एक टफ एग्ज़ाम देते हैं, आप ये मान कर चलते हैं कि वो टफ एग्ज़ाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो पोजीशन भी उतनी ही हायर है। मतलब आप डॉक्टर्स के एग्ज़ाम्स को देख लीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को देख लीजिए, चाहे आप कोई भी अदर सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम जो चीज़ें देखते हैं जो हमें लगता है कि ये बहुत टफ है, वो टफ इसलिए है क्योंकि वो पोजीशन भी उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बनाई गई है। सो सेम इज़ द केस विद योर एग्जाम्पल ऑल्सो कि अगर एक बच्चा इस लाइफ को चूज़ करता है या ऐसे पेरेंट्स को चूज़ करता है, तो वो कहीं ना कहीं वो उस लेसन को लर्न करने आया है जिसको लर्न करके वो थोड़ा आउट ग्रो हो सके, थोड़ा सा और बेहतर कर सके। आप ये बात मानते हैं जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं जो बहुत बड़े लेवल पे बैठे हैं, आप उनकी लाइफ उठा के देखिए, देयर लाइफ हैड बीन अ चैलेंज टू देम एंड बिकॉज ऑफ दोज चैलेंजेस वो उस चीज़ से लर्न करके आज इतने बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन अपनी लाइफ में वो लोग अट्रैक्ट करते हैं, वो प्री बर्थ और सोल के एग्रीमेंट्स होते हैं जो चैलेंजिंग सर्कमस्टेंस को सेलेक्ट करके उससे कुछ लर्न करके और एक कुछ नया और अच्छा क्रिएशन वो करते हैं। अब जहाँ तक नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग की बात आती है तो उनका प्राइमरी फोकस जो है वो पावर ऑफ इमेजिनेशन पे रहा है शुरू से, और लॉ ऑफ अजम्पशन पे रहा है रादर देन प्री बर्थ या सोल अग्रीमेंट पे। उन्होंने कुछ ऐसा खास डिस्कस इस बारे में नहीं किया है डिटेल में कि भाई सोल का अग्रीमेंट क्या है, प्री बर्थ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। मतलब ये दोनों आइडियाज जो हैं ये ज़्यादा ब्रॉडर टर्म्स में अगर आप देखोगे मेटाफिजिकल एस्पेक्ट पे और स्पिरिचुअल टीचिंग में, ये उसमें फॉल करता है। जबकि अगर स्पेसिफिकली मैं गोडार्ड सर की बात करूं तो अगर आप पावर ऑफ अवेयरनेस जो उनकी बुक है उस पर्टिकुलर बुक के बारे में बात करें तो वो इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस की बात करता है, साथ ही साथ रोल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करता है आपकी रियलिटी को क्रिएट करने के लिए। दूसरी बुक की बात करूं अवेकेंड इमेजिनेशन, उसमें पूरी की पूरी जो बुक है वो इस बात को एक्सप्लोर करती है कि आपकी इमेजिनल पावर कितनी स्ट्रांग है और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है आपके लिविंग एक्सपीरियंस को 3D में जो आप जीते हैं उस पर। ठीक है। और तीसरा एक और जो उनकी बुक है सीड टाइम एंड हार्वेस्ट, ये बुक में प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया है और प्रिंसिपल्स बताए हैं जिससे कि आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में आप अपने इंटरनल बिलीफ और एजम्पशन का रिफ्लेक्शन देख सकें। ये तीनों बुक मैंने जानबूझ के आपको अभी बताया ताकि अगर आप लिटरली इसके बारे में डीप जानना चाहते हैं तो नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग में ये 3 बुक्स इस कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा बहुत रिमोटली अलाइन करती है। अगर आप प्री बर्थ एंड सोल अग्रीमेंट की बात करें तो उसके भी मैं आपको रेफरेंसेस दे देती हूँ। यहाँ पर 2 पर्टिकुलर ऑथर्स हैं जिनकी जो बुक्स है वो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल जर्नी पर लेकर जाएगी रिगार्डिंग सोल अग्रीमेंट या फिर प्री बर्थ प्लानिंग की अगर मैं बात करूँ तो। सो डॉक्टर माइकल न्यूटन जो ऑथर हैं, इनकी बुक का नाम है जर्नी ऑफ सोल्स एंड ये मैंने खुद पढ़ी हुई है। ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू एनलाइटन यू इन द मोस्ट अमेजिंग मैनर। अगर इस बुक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर न्यूटन जो है उनका काम हिप्नोथेरेपिस्ट का काम है और उसी पे बेस्ड उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो इस दौरान उन्होंने हिप्नोथेरेपी की है उससे रिगार्ड में। और इससे ये बात साफ साफ पता चलती है जितने भी केस स्टडीज़ उन्होंने लिए हैं यहाँ पे कि प्री बर्थ भी होता है और जो भी वो डिसीजंस लेते हैं प्री बर्थ के टाइम पे एज सोल बिफोर इनकारनेशन, वो सारे के सारे वो आज के एक्सपीरियंस उनकी लाइफ में इसीलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं ताकि वो उस एक्सपीरियंस से वो लर्न करके और ज़्यादा जो सोल है वो इवॉल्व हो सके, जो सोल एज इन लाइक जो कॉन्शियसनेस है वो और ज़्यादा इवॉल्व हो सके। रिकमेंडेड बुक नंबर 1 इज गोइंग टू बी जर्नी ऑफ सोल्स बाय डॉक्टर माइकल न्यूटन। इन्हीं की दूसरी एक किताब है डेस्टिनी ऑफ सोल्स, एक उनका फॉलो अप जर्नी ऑफ सोल की किताब का ये फॉलो अप है जिसमें डीपर लेवल पे स्पिरिचुअल रेल्म्स के बारे में बताया गया है, सोल की जर्नी के बारे में बताया गया है। उसके साथ साथ बहुत ही डीप इंसाइट्स दिए गए हैं वो रीजंस बताने में जो कि आपकी लाइफ चॉइसेस और साथ ही साथ अग्रीमेंट जो आप बनाते हैं बर्थ होने से पहले उन रीजंस के बारे में भी बताया गया।
सो ये दोनों बुक्स मेरी पढ़ी हुई हैं एंड आई हाईली रिकमेंड इफ़ यू आर इनटू दिस टॉपिक, गो एंड लर्न फ्रॉम दीज टू बुक्स। एंड अमेजिंग ऑथर, बहुत ही इलेबोरेटिवली इन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। जो दूसरी बुक्स हैं वो दूसरे ऑथर की हैं, बाय रॉबर्ट स्वॉश। इनकी एक बुक है योर सोल्स प्लान, जिसका पूरा नाम है योर सोल्स प्लान डिस्कवरिंग द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ यू प्लान बिफोर यू वर बॉर्न। पूरी बुक में जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्री बर्थ प्लानिंग है वो इन्होंने एक्सप्लोर किया है, बहुत सारे इंडिविजुअल की पर्सनल स्टोरीज के थ्रू, जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि उनकी सोल का प्लान क्या है। और यहाँ बहुत डिटेल में ये बात बताई गई कि कैसे लोग अपनी लाइफ के जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको चूज़ करते हैं ताकि वो स्पेसिफिक लेसन लर्न कर सकें और साथ ही साथ अपने उस सर्टेन गोल को अचीव कर सकें जो उन्होंने बर्थ लेने से पहले एज सोल उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया था। रॉबर्ट स्वॉश की एक अनदर दूसरी बुक है योर सोल्स गिफ्ट। इसका पूरा नाम है योर सोल्स गिफ्ट द हीलिंग पावर ऑफ लाइफ यू प्लान बिफोर यू वर बॉर्न। ये बुक अगेन कंटिन्यूएशन पार्ट है जिसमें प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ इस बात पे भी फोकस किया गया है कि कैसे अगर आप अपनी सोल की चॉइसेस को अंडरस्टैंड कर देते हैं तो उससे आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और साथ ही इनर हीलिंग को भी आप ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसमें बहुत सारे एडिशनल केस स्टडीज़ हैं जो कि बहुत इंसाइटफुल है। अगर आप स्पिरिचुअल रीज़न की वजह से अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं कि भाई लाइफ के चैलेंजेस के पीछे स्पिरिचुअल रीजंस क्या होते हैं, इस चीज़ के बारे में बहुत डेप्थ में बताया गया है। तो ये 4 बुक का रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगी, आप इनमें से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। अगेन इट इज़ ऑल रिलेटेड विद माई अंडरस्टैंडिंग ऑन द टॉपिक। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अजम्पशन की बात करें तो गोडार्ड सर ने लॉ ऑफ अजम्पशन में ये बात को साफ साफ बताया गया है कि इफ़ वी आर अज्यूमिंग वट एवर वी आर अज्यूमिंग, इफ वी आर अज्यूमिंग इट टू बी ट्रू, दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू गेट मैनिफेस्टेड इन आवर लाइफ। तो पेरेंट्स का अजम्पशन और उनका बिलीफ अपने बच्चे को, खासकर उसके अर्ली एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा हेविली इन्फ्लुएंस करता है। एक बच्चा जो ग्रो कर रहा होता है ऐसे हाउस होल्ड में जहाँ पर एडिक्शन का माहौल है, वो ऐसे माहौल में रह के उन अजम्पशंस को बाय डिफ़ॉल्ट अनकॉन्शियसली अब्जॉर्ब करता है, जिससे कि उसको दिखाई देता है कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारा लैक है, बहुत सारा पेन है। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को आप प्रैक्टिकल सिनेरियो की अगर बात करें तो यहाँ पर पेरेंट्स का बिलीफ क्या है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा बच्चे को। मतलब अगर पेरेंट ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखता है या एक इमोशनल पैटर्न से रिलेटेड उनको ये लगता है कि भाई एडिक्शन है, स्ट्रगल है, ये ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली बच्चे के अर्ली सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहा है क्योंकि उनके पेरेंट्स का बिलीफ वही है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करूँ तो चाइल्ड का एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर पेरेंट्स का बिहेवियर आता है, उनके द्वारा क्रिएट किया गया जो इमोशनल क्लाइमेट है उस घर का, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका रीप्रोग्रामिंग होता है, उसका प्रोग्रामिंग होता है। रीप्रोग्रामिंग तो आप बाद में करते हैं। ही इन्वायरमेंट आपके उस छोटे से बच्चे का एक पार्ट बन जाता है उस फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस के लिए, जो कि नेवल गोडार्ड सर ने बताया है कि यही सारी चीज़ें आपकी आने वाले दिनों में आपकी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। अब सबकॉन्शियस माइंड तो ऑलवेज अवेक है, वो छोटेपन से ही आपकी हर चीज़ों को एज अवेयरनेस, वो हर चीज़ को अब्जॉर्ब कर रहा है, वो बाय ऑल द सेंसेस जो कुछ उसको 3D में दिखाई दे रहा है उन सारे चीज़ों को वो अब्जॉर्ब कर रहा है। यंग चिल्ड्रन, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलरली इम्प्रेशनेबल होते हैं, तो उनके अंदर वो हैबिट है कि वो जल्दी से हर चीज़ को इमोशनली अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसी तरह से वो अपने मेंटल स्टेट को डेवलप करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कॉन्शियसली, इवन विदाउट कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन, उनका सबकॉन्शियस माइंड बाय डिफ़ॉल्ट इस बात के लिए प्रोग्राम हो रहा है जो उनके आसपास की सराउंडिंग है, उनके आसपास की सराउंडिंग में जिस तरह का बिहेवियर दिखाया जा रहा है, जिस तरह के एटीट्यूड से उस बच्चे को ट्रीट किया जा रहा है, उससे उसके अंदर के बिलीफ सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। वो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज़ को डेवलप कर रहा है, राइट। अब अगर ये बात को आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखेंगे तो बिकॉज ऑफ सच बिलीव्स उसको एक लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें लर्न करनी है या वो जिस तरह का इंसान बनेगा, जिस तरह की वो चॉइसेस अपनी लाइफ में लेकर आएगा, उससे वो जो भी बनेगा वो उसकी सोल का पर्पस बन जाता है और सोल उसी हिसाब से इवॉल्व होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ समझने वाली है कि ऐसी सिचुएशन में ना बच्चे 2 तरह के बनते हैं, या तो वो बिल्कुल कंप्लीट
ऑपोजिट बनते हैं अपने पेरेंट्स के। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो इवॉल्वमेंट दिखाई दे रही है ना आपको, जो एज अ सोल उन्होंने अपनी लाइफ में चूज़ किया। मतलब जिनके पेरेंट्स अगर अब्यूजिव होते हैं तो वो ये बात लाइफ में बड़े होकर मान लेते हैं कि भाई नो मैटर व्हाट, आई एम नेवर गोइंग टू अब्यूज़ माई पार्टनर, आई एम नेवर गोइंग टू अब्यूज़ माई चिल्ड्रन। उनके अंदर वो बात ना बैठ गई होती है कि मैंने ये पूरी लाइफ अपने पेरेंट्स के साथ देखा है, मैं ये काम अपनी फैमिली के साथ नहीं करूँगा। या फिर अगर एडिक्शन की बात की जाए, अल्कोहल एडिक्शन जैसी चीज़ों की बात की जाए, तो वो लाइफ में ना मतलब जो अल्कोहलिक पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं अल्कोहल को, क्योंकि वो उस लाइफ को देख चुके होते हैं जो बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं थी, बिल्कुल भी उसके अंदर लव नहीं था, वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इवॉल्व किया ना अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी उस सोल को इवॉल्व किया ना, जहाँ पर वो उस लेसन को लर्न करके एक बेहतर इंसान बने। या तो इस टाइप के बच्चे आपको मिलेंगे, या इसका कंप्लीट उल्टा मिलते हैं कि उनके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि वो बहुत ही गलत कामों में पड़ जाते हैं और अपनी लाइफ को और ज़्यादा बर्बाद किए जाते हैं। अगेन उनके पास इस बात का चॉइस होता है कि वो जो उनके करंट सर्कमस्टांस हैं उसमें वो क्या कर सकते हैं। देखिए 24 आवर्स में अगर आप कमाने जाते हैं, पैसा घर लेके आते हैं, उस पैसे से आप कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं। ये आपका चॉइस है कि आप उस पैसे से अनकॉन्शियस रहना ज़्यादा पसंद करेंगे बाय बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, या आप कॉन्शियसली आप अपने फैमिली के साथ उस पैसे को एंजॉय करना चाहेंगे। ये टोटल आपका चॉइस है। तो डिपेंड करता है कि आप उस समय नोइंगली क्या चॉइस बना रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में। बट दैट बीइंग सेड, जितना भी पेन अगर बच्चे ने सहा होता है, एंड ऑफ द डे अगर वो इस चीज़ के लिए कॉन्शियस एफर्ट लगाना चाहे तो वो उस पूरी की पूरी सिचुएशन को रीफ्रेम कर सकता है, वो पूरे पेनफुल सर्कमस्टांसेस को चेंज कर सकता है। कैसे? कॉन्शियसली अवेयर होके कि वो यहाँ किस पर्पस से आया है, कॉन्शियसली इस बात को जान के कि उसके थॉट्स ही उसकी रियलिटी का क्रिएशन करते हैं। वो कॉन्शियसली अपने उन थॉट्स को पावर दे सकता है जिससे उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, और इससे ही उसके पूरे जो बिलीफ सिस्टम, जो इंटरनल बिलीफ सिस्टम उसने बना के रखा हुआ है, वो तोड़ सकता है बाय अज्यूमिंग अ बेटर रियलिटी। और मतलब वो बिल्कुल पॉसिबल है अगर वो करना चाहे तो। इन कंक्लूजन, अगर मैं नेविल गोडार्ड सर के काम के विद इन फ्रेमवर्क में अगर मैं बात करूं, तो एक बच्चे का एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग ड्रग एडिक्टेड पेरेंट्स वो ऐसे समझा जा सकता है कि थ्रू द लेंस ऑफ अनकॉन्शियस अब्जॉर्प्शन ऑफ बिलीफ एंड दैट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बात किया था। और खासकर अगर मैं प्री बर्थ अग्रीमेंट्स की बात करूं तो वो भी पॉसिबल हो सकता है, जिसकी वजह से वो ये इन्वाइट करता है ऐसे सिचुएशन को, ताकि वो डीपर एक्सप्लोरेशन कर सके अपनी सोल के इवॉल्वमेंट के लिए, और ऐसे ही वो अपनी रियलिटीज़ को शेप अप कर सकता है। पोटेंशियली वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है जैसे जैसे वो इस बात की अवेयरनेस से वाकिफ़ हो जाता है कि ये सारी चीज़ें उस इन्फ्लुएंस करती हैं उसकी 3D रियलिटी को। और अगर उसको ये बात का पता लग जाता है तो ये भी बहुत इजीली वो चेंज कर सकता है कि जो भी मेरे पास्ट में हुआ, जिसको रिविजन टेक्निक कहा जाता है, जो भी मेरे पास्ट में हुआ उसको मैं चेंज करके अपने मन में उन चीज़ों को लेकर आ सकता हूँ, उन चीज़ों को बना सकता हूँ जिससे कि मेरी 3D रियलिटी का जो क्रिएशन है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। सो यस, दिस वॉज इट। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का जस्टिफाइड आंसर दिया होगा, आपको इस टॉपिक का डीपर मीनिंग समझ में आया होगा, अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और जैसा कि मैंने आपको विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल द रेफरेंस ऑफ द बुक मैंने आपको वो भी बताई है। आप अगर चाहें तो उस चीज़ के बारे में डिटेल नॉलेज लेना चाहें तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर आज का एफर्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और इस डीपर नॉलेज को आप बस ऐसे ही सुन के यहाँ वहाँ हवा मत करिए। आप इस चीज़ को वापस से रिकनसाइल करिए कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप अपना पास्ट तक चेंज कर सकते हैं। अपने न्यू फ्यूचर को बनाने के साथ साथ आप पुरानी चीज़ों को भी वाइप आउट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है।
सो यस, आज की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो से टेक अवे आपने क्या लिया वो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि नेक्स्ट Q&A में क्या दोबारा से क्वेश्चंस को पूछना है, अगर पुराने क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो में उनके क्वेश्चंस को नहीं लिया गया है। बिल्कुल आप नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर अनाउंसमेंट में अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिर वार्निंग दे रही हूँ कि प्लीज़ अपने क्वेश्चन को क्रिस्प रखिए, टू द पॉइंट रखिए। 2 लाइन से ज़्यादा का बड़ा कॉमेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ मैं नहीं लूँगी इतने बड़े बड़े कमेंट। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी। मैंने लास्ट टाइम 75 ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को आंसर किया था, तो इट इज़ नॉट दैट ईजी जॉब फॉर मी। बट दैट बीइंग सेड, मैं आपके लिए सपोर्ट में खड़ी हूँ, बट उसके लिए आपको भी कुछ इंस्ट्रक्शंस का उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड यस, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स कमिंग फ्रॉम नेविल गोडार्ड्स टीचिंग, जो कि बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में यहाँ आपको समझाए जाते हैं। सो यस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और अगर इंस्टाग्राम पे आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। और अब मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।